हे दोस्तों, आपको पता है कल मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक कंडीशन बनी। वो कंडीशन क्या बनी? कल मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से मार्केट में मिला, और एक्चुअली में मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिला नहीं, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली मार्केट में बहुत सालों बाद। शी इज़ ए साइंटिस्ट। और अब आप सबको पता है खुरापाती और बदमाश तो मैं हुई, हम सब खुरापाती और बदमाश है, किसी दूसरे के मजे लेने में बहुत मजे आते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जैसे हमने क्लास 10th में खूब परेशान करा सबको, चलो आज भी देखते हैं इनको ये साइंटिस्ट बनने के बाद कुछ आता है या नहीं आता है। तो भैया ठहरे हम बहुत छोटे मास्टर, हमने क्या करा, मैंने क्या करा, उनसे क्लास 10 का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लास 10th साइंस। शी इज अ साइंटिस्ट, बहुत अच्छा जवाब दे सकती है, बट मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई उनका चेहरा देखकर। शी वॉज ब्लैंक्ड, बट आफ्टर सम टाइम 2 minutes she smiled and replied very fastly, science is everything you can look. The 10th science is everything you can look. भैया सारी चीजें मेरे ऊपर से जाने लग गई। तब मेरे बात समझ में आई कि हमें साइंस को पढ़ना नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिकली फील करना है। ये सिर्फ हमारे लिए वर्ड्स नहीं है, हमें वर्ड टू वर्ड डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। जब हम छोटे थे तब हमें अल्फाबेट्स और काउंटिंग 1 2 3 डायरेक्ट सिखा दिया। आप में से किसी ने पूछा कि सर हमें ये क्यों सिखा रहे? नहीं पूछा। अगर उस टाइम में आपको कोई ये बता देता ना कि आपको x + 5 = 7 एंड देन x = 2 निकालना है, तो भैया आप कभी भी अल्फाबेट्स और काउंटिंग नहीं सीखते। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता हूं। हम साइंस प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग, साइंस जो प्रैक्टिकल व्यू होता है वो पूरा हम स्टार्ट करने वाले, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को एक्सेप्ट करना है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंघवी, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस का आइडिया हमें कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग से मिलता है। द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट इज द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल बर्न होता है दैट इज अ केमिकल चेंज। क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? ऐसे चेंजेस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, किसी तीसरे या अनदर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शंस। उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। जब भी कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शंस। द easiest example of chemical reaction is the photosynthesis, या फिर हम बोल सकते हैं burning of fuel। अब केमिकल रिएक्शंस को क्या आप में से कोई बता सकता है, जब भी हम साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल है क्या कि बड़ी बड़ी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बार बार लिखें कि हाइड्रोजन का एपरेटस बनाया, ऑक्सीजन का डायग्राम बनाया और फिर उनको मर्ज करके अपन ने उसको वाटर को दिखाया? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? क्या नहीं है। इसीलिए एग्जैक्टली हमने उसको हमारी स्टडी के लिए इजी बनाने के लिए हमने उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करा। क्या करा? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस। क्या नाम है हमारे सामने चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस वो होती है व्हेन 2 or more substances react together and form another substances, and the new form substances have entirely different properties from the previous one, that is known as the chemical reactions. And the symbolic representation of the chemical reactions is known as the chemical equations. उन्हीं equations को हम क्या करेंगे, जब हम हमारी नोटबुक में नोट करेंगे तो उनको एक symbolic representation देंगे। That symbolic representation is known as the chemical equations. देखिए, केमिकल रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है, जैसे हाइड्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड वाटर को फॉर्म करती है। किसको फॉर्म करती है? वाटर को फॉर्म करती है। अब यहाँ पे बहुत काम की चीज देखिए, ये जो एक रिएक्शन हुई व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म वाटर, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन, एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे कर दूं? हाइड्रोजन, कैसे रिप्रेजेंट कर दूं इसको मैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स
H2O. Hydrogen plus oxygen gives H2O. That representation is known as the symbolic representation. That symbolic representation is known as the chemical equations. अब बहुत काम की चीज, दो टर्म्स आती है हमारे पास. द फर्स्ट टर्म आती है रिएक्टेंट एंड द सेकंड वन टर्म आती है द प्रोडक्ट. What are the reactant and product in any chemical reaction and equations? The first thing, the substances which take part in chemical reaction. Substances which take part in chemical reaction, that is known as the reactant. Burning of fuel की बात करते हैं तो फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. तो फ्यूल, पेट्रोल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो रिएक्टेंट में जो कोई भी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट. और पूरी रिएक्शन होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज नोन एज द प्रोडक्ट. There are two terms. The first one is the reactant and the second one is the product. Substances which take part in chemical reaction, that is known as the reactant. That is, ये रहे देखो, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये क्या हुए हमारे पास, रिएक्टेंट. और ये जो वाटर बना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. कौन सी केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वाटर, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट. गॉट इट, समझ गए क्या बोला. ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट. रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट्स. गॉट इट. चलिए आगे हम केमिकल रिएक्शंस में बढ़ रहे हैं और हमें बात करना है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो अब हमें बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, सबसे पहला आपने हमें ताजमहल का, हमारे सामने एक एग्जांपल है ताजमहल का. आप सबको पता है कि ताजमहल जो है उसकी जो मार्बल है वो उस मार्बल का कलर धीरे धीरे रबिश हो रहा था, यानी कि वो डल होता जा रहा था या फिर येलोविश होता जा रहा था. वो किस रीजन से हो रहा था, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स थे वो पॉल्यूटेंट्स उस मार्बल को क्या कर रहे थे, उसके कलर को चेंज कर रहे थे. यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केस में उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है. मोस्ट प्रोबेबली पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे सामने, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके कलर में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है. हम होली खेलते हैं तो होली के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा जो आप कलर लेते हो सूखा कलर, वो सूखा कलर ब्राउन कलर था, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर वाटरफॉल करा एट सेम टाइम वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है या फिर रेड कलर में चेंज हो जाता है. तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर. रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करते हैं. आयरन पे जो रस्टिंग होती है उससे पहले आयरन का और बाद में आयरन कलर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. पहले डार्क ब्राउन कलर का कलर होता है, उसके बाद वो रेड में चेंज हो जाता है या रेड ब्राउन हो जाता है. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन की. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे सामने, वो होती है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. और ऐसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जब हम डबल रोटी को बैक करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद में उसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं. दैट चेंजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस. वही चेंजेस क्या होते हैं, कलर के चेंजेस केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि हमसे कोई पूछ ले यार केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं, इसके बारे में कैसे पता लगेगी, तो हम उससे कलर को देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ अगर लगभग समथिंग कलर चेंज हो रहा है किसी किसी केस में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है. द फर्स्ट रिएक्शन, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज द चेंज इन कलर. थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. अब आपको यहां ध्यान रखना है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू. उसका कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है. यह है मेरे पास कॉपर सल्फेट. इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं आयरन को प्लेस कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बीकर लिया एंड इस बीकर में कुछ आयरन की जो पार्टिकल्स हैं उस आयरन की आयरन फिलिंग को मैं क्या कर रहा हूं, प्लेस कर रहा हूं या आयरन रोड को प्लेस कर रहा हूं. जैसे ही मैंने उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को प्लेस किया और कुछ टाइम की ऑब्जर्वेशंस के बाद हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसका कलर ब्लू कलर था वो चेंजेस हो जाता है, वो बनाता है आपके पास आयरन सल्फेट FeSO4. इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट प्लस यहां से फॉर्म होगा कॉपर,
ये होगा आपके पास कॉपर। मैं पूरा बता रहा हूं आपको, इसका कलर हो जाएगा आपके पास ग्रीनिश कलर हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा आपके पास? ग्रीनिश। देखिए बहुत ध्यान से समझेगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला मैंने बोला केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। It means if we take some drops of copper sulfate and we take a solution of copper sulfate and place iron ore in it. After some times we can observe that the blue color of the copper sulfate fades down into the greenish color of iron sulfate. यानी कि जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का ब्लू कलर आयरन डालने के बाद किसमें चेंज हो गया? वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुई ना चेंज इन कलर, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मैं कुछ और एग्जांपल, अब आप बोलोगे सर आपने ये ऐसे क्यों लिखा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि यार ये मैंने क्या चीज ऐसे क्यों लिखी। ये होता है केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका। हम अपकमिंग लेक्चर्स में वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ ब्लू कलर था और यहाँ कौन सा कलर हो गया आपके सामने? ब्लू कलर से ग्रीनिश कलर हो गया, कलर चेंज हुआ, यानी कि क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुआ हमारे सामने? केमिकल रिएक्शन हुई। एक एग्जाम्पल होते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO। ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। जब कॉपर, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूं मैं? कॉपर ले रहा हूं। ये कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। ये कॉपर किसका होता है हमारे पास? रेड ब्राउन कलर का होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करता है हमारे सामने? कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, इसका ब्लैक कलर होता है। इसका क्या होता है? ब्लैक कलर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? ये कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करता है जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। तो यहां पर अब आप बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में, मैंने बोला when copper reacts with atmospheric oxygen it forms copper oxide. The color of the copper is red brown color and the color of the copper oxide is black color. So red color changes into black color. That means we can say that the chemical reactions are characterized by change in color. गॉट इट? यानी कि ये बात फैक्ट है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके कलर में कुछ चेंजेस आ जाएगा। आप लोगों ने अगर एक प्रैक्टिकल बात करें, सिल्वर जो होती है हमारे पास, सिल्वर का कलर धीरे धीरे उस ब्लैकिश होने लग जाता है। जो सिल्वर कलर होती है, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है, उस ज्वेलरी में क्या होता है? धीरे धीरे वो कलर ब्लैकिश होने लग जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कॉट डिपॉजिट होने लग जाती है, लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है। तो वो जो चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस के चेंजेस है। और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? चेंज इन कलर। गॉट इट? मैनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जहां पर कुछ भी रिएक्शन हुई और वो कलर्स क्या हो जाते हैं? वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। गॉट इट? तो चलिए जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट और एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। तो इन दैट केस हमें क्या लिखना होगा? सबसे फर्स्ट, yes, chemical reactions are characterized by the change in color because when some copper particles come in contact with oxygen they form copper oxide. Copper is red brown color and the copper oxide is black color. So red color changes to black color. That changes shows the completion of the chemical reactions. That's why we can say that chemical reactions are characterized by the चेंज इन कलर। और हम एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत काम का एग्जांपल है ये। कलर ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है हमारे पास? ब्लू कलर। व्हेन द आयरन रोड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीनिश इन कलर, दैट इज ग्रीनिश इन कलर। सो blue color changes into green or greenish color, so we can say that chemical reactions are characterized by the change in color. Got it? अब दूसरा चेंज आता है हमारे पास एग्जांपल, वो होता है चेंज इन स्टेट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी आती है हमारे पास? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन स्टेट। बहुत ही इजी। स्टेट तीन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट। द फर्स्ट वन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस।
क्या होता है जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो मोस्ट ऑफ चांसेस में हमारे सामने स्टेट चेंज होती है। कोई एग्जांपल, जैसे हमने पेट्रोल को बर्न किया तो पेट्रोल किस स्टेट में होता है? पेट्रोल किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। आपने उस पेट्रोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, उसके बाद आपको एग्जॉस्ट जो मिलता है, पॉल्यूटेंट्स जो मिलते हैं, वो किस स्टेट में मिलते हैं? गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। आपने लिक्विड से गैसियस स्टेट फॉर्म हो गई। या फिर हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होती है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। और वाटर किस में फॉर्म होता है? किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। दैट मींस वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। अभी जो मैंने बोला, क्या बोला? हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है। यह अगर आपके रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? वाटर को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने 2 क्यों लगाया? इसको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा हमारा, उसमें हम इसमें बात करेंगे कि हम ये 2 क्यों लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, ये गैसियस स्टेट में होती है। ये कौन सी स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में होती है। ये है ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास गैसियस स्टेट में होती है। और ये फॉर्म हुआ वाटर, ये फॉर्म हुआ हमारे सामने वाटर, जो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। जो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे आप देखिए गैसियस स्टेट से कौन सी स्टेट फॉर्म हो गई? लिक्विड स्टेट फॉर्म हो गई। दैट मीन्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग state. So we have discussed 2 property about the chemical reaction. The first property is the change in color and the second property is the changing state. Got it? पहला कलर चेंज होता है और दूसरा स्टेट चेंज होती है। यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, दोनों ने रिएक्ट करके वो किसमें चेंज हो गए? हमारे सामने वाटर में चेंज हो गए। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आती है हमारे सामने इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें गैसेस रिलीज होती है। उसमें क्या होता है? गैसेस रिलीज होती है। आपको पता है एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को बर्न करते तो एग्जॉस्ट में गैसेस रिलीज होती है ना। तो दैट इज वी कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। लेट मी टेक सम एग्जांपल, हम और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। क्या क्लियर कर पाएंगे? सबसे पहले जैसे मैं ले रहा हूं कार्बन। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये फिलहाल के लिए ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है चीजों को। जैसा मैंने आपको बोला कि आपने जैसे 1 2 3 काउंटिंग सीखते टाइम एक्सेप्ट करा था, वैसे अभी एक्सेप्ट करते जाओ। आप जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचोगे आपको क्लियर हो जाएगा मैं कैसे फॉर्मेशन कर रहा हूं कंपाउंड का। हम इस चीज का 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। मैं कंपाउंड का एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये है हमारे सामने कार्बन, ये है हमारे सामने ऑक्सीजन। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो, we can say that chemical reactions are characterized by evolution of gases, and here when carbon and oxygen react together they form carbon dioxide. So we can say that carbon dioxide is a gaseous excess, यानी कि gases रिलीज होती है। यानी कि क्या होता है? गैसियस रिलीज होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो, ये हो गई गैस। और अगर अपने को परफेक्ट एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल में क्या ले सकते हो? मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं आपके सामने, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। उस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्युल्स डाल रहा हूं। उस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर रहा हूं? जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल रहा हूं। 2 कंटेंट लिए मैंने। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है हमारे सामने? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको लिख लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप लिख लीजिए जिंक। जब when zinc granules are substituted or put into sulfuric acid, in that case हमारे पास
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वापस सुनिए मेरी बात को, जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स को हम ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। इसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट, और ये बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन। मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। दैट मींस मैंने बोला जब भी दो कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस केस में गैसेस रिलीज होती है। यहां देख सकते हो, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल आर एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। ये आप देख सकते हो। इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं। एक बीकर लेता हूं, एक बीकर में मैं क्या करता हूं? सल्फ्यूरिक एसिड को प्लेस करता हूं। उस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डालूंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा एक गैस बबल की फॉर्म में रिलीज होगी। वो जो गैस होगी वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। दैट मीन्स क्लियर है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। Three characteristics we have studied till yet. The first one change in color, the second one change in state, and the third one evolution of gases. Got it? तो चलिए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सामने आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे फर्स्ट थिंग, प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन बचा, उस सॉल्यूशन के जो सॉलिड रेजिडुअल बचेगा, सॉल्यूशन बचा, मान लो जैसे मैं मिल्क ले रहा हूं, आप सबको पता है जो मिल्क है वो फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है, जिससे अपन पनीर बनाते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। जब मिल्क फट जाता है तो उसमें लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है और जो सॉलिड रेजिडुअल होता है पनीर की फॉर्म में वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो वो जो मिल्क से सॉलिड रेजिडुअल सेपरेट हुआ वो रेजिडुअल होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड रेजिडुअल लेफ्ट इन एनी सॉल्यूशन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो कोई भी सॉलिड रेजिडुअल किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में होगा, दैट सॉलिड इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मिल्क से हम पनीर बनाते हैं, उस टाइम पे हम मिल्क में सिट्रिक एसिड डालते हैं जिससे एक सॉलिड रेजिडुअल सेपरेट होता है। सॉलिड रेजिडुअल को हम बोलते हैं पनीर, और वही सॉलिड रेजिडुअल क्या होता है हमारे पास? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे सामने? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। देखिए, मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? एक सॉल्यूशन लेता हूं। वो सॉल्यूशन आता है सबसे पहले लेड नाइट्रेट। कौन सा सॉल्यूशन ले रहा हूं? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको क्या मैं बोलता हूं? लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड डालूं, मैं क्या मिक्स कर रहा हूं इसमें? पोटेशियम आयोडाइड। इसको लिख लीजिए आप, पोटेशियम आयोडाइड। मैंने कौन सा सॉल्यूशन डाला इसमें? पोटेशियम आयोडाइड। इसकी स्पेलिंग सही कीजिएगा, पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया है तो ये फॉर्म करता है आपके पास PbI2। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट प्लस इसको हम एक फॉर्म और करेगा HNO3। ये HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। अब जो चीजें बहुत काम की, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड इनटू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, इन दैट केस इट फॉर्म्स लेड नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ PPT। दैट कलर इज येलो। इसका कलर क्या होता है? येलो PPT फॉर्म होती है। यानी कि जैसे ही आपने सॉल्यूशन लिया इसका लेड नाइट्रेट का और उस लेड नाइट्रेट में आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो आपके सामने एक सॉलिड रेजिडुअल बन जाता है। सॉलिड रेजिडुअल किस कलर में होता है? वो येलो PPT की फॉर्म में होता है। और वो किसके कारण होता है? लेड नाइट्रेट के फॉर्मेशन के कारण।
अब प्रॉब्लम ये आती है एक्चुअली में इसको लिखे कैसे। क्वेश्चन में आएगा हमारे सामने कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट take lead nitrate solution and put some amount of potassium iodide in it. In that case we can observe that a yellow PPT form that is the result of lead iodide. Got it? ये चीज हमें लिखनी है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं so we can say that the chemical reactions are characterized by formation of precipitate. Got it? So we have completed 4 characteristics. The first one is the change in color, change in state, third one is the evolution of gases and the fourth one is the formation of precipitate. At last आती बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास, वो आती है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखिए क्या होता है एक्चुअल में, बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पेट्रोल या फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो आपके टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। That's why we can say that in any chemical reaction either temperature increases or decreases। या तो कोई टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज नोन एज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने चूना देखा हो जिसको हम लाइम बोलते हैं, अगर उस लाइम में हम एकदम वाटर पोर कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, बहुत तेज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ अपन एक वर्ड और ऐड करते हैं, एनर्जी। या तो एनर्जी गेन करते हैं या फिर एनर्जी लॉस करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आई वांट टू से दैट द चेंज इन टेम्परेचर as chemical reaction takes place, in that case we can say that either temperature will increase or temperature will decrease. Got it? इसका एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसको हम बोलते हैं लाइम। जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, चूना। अगर हमारी लैंग्वेज में बात करें इसको तो चूना, ये वो चूना लगाने वाला चूना नहीं है जो आप किसी और के लगाते हो, ये एक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज द लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम। अब अगर इस क्विक लाइम में अपन वाटर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर इसमें अपन ने वाटर मिक्स करा तो आपके सामने फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसमें हुआ क्या, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड था, उस कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने वाटर ऐड करा। मैंने क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा। जैसे ही वाटर ऐड करा उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई और क्या फॉर्म कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So that means we can say that chemical reactions are characterized by change in temperature। अब इसको लिखना कैसे, एग्जाम में पूछता है, explain with the help of example chemical reactions are characterized as change in temperature। So for that change in temperature we have to write that let's take some calcium carbonate or quicklime and add some amount of water in it। As we add some amount of water we can observe that a lot of amount of heat energy is produced। That's why we can say that chemical reactions are characterized as change in temperature। Got it? अब यहाँ पे बहुत काम की चीज आती है, वो है चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड और क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। 2 टाइप से क्लासिफाइड होती है। कौन कौन सी, चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शंस 2 टाइप की होती है।
पहली जिसमें एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और दूसरी जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसको एक बार सबको नोट कीजिए, मैं जितने भी नोट्स है उस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप पहले नोट्स लिख लीजिएगा और उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लाइएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन करने की ट्राई करी। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शंस। So there are two types of the reactions on the basis of temperature. They on the basis of temperature. The first one is the exothermic reaction and the second one is the endothermic reaction. Exo मतलब exit करना, exo मतलब exit करना। ऐसी reactions जिसमें energy release होती है या temperature increase होता है। A reactions in which temperature increases or a lot of amount of energy is released, that reaction is known as the exothermic reaction. क्या बोला मैंने? जो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें बोल सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उसमें हम एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे अपन? एनर्जी इज absorbed. The first difference between the endothermic and the exothermic is on the basis of energy. In the exothermic reactions, energy is released and the endothermic reaction, energy is absorbed. जो exothermic reactions होती है, उस exothermic reactions में temperature increase होता है। temperature क्या होता है? temperature increases, temperature increases. In exothermic reaction टेम्परेचर इंक्रीजेस और इसमें टेम्परेचर क्या होता है आपके? डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका एग्जांपल लिया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने वाटर को मिक्स किया था ना, और जब वाटर को मिक्स किया था तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। मैंने क्या बनाया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे लिखा था हीट। यहाँ पे क्या लिखा था? हीट। अगर आप राइट हैंड साइड पे हीट लिख रहे हैं इसका मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हम हीट एनर्जी को और एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि हमें मिल रही है, हम गेन कर रहे हैं। तो जब कोई रिएक्शन हीट एनर्जी को रिलीज करती है, इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? अब इसमें एक एग्जांपल और आता है आपके सामने, वो एग्जांपल आता है रेस्पिरेशन का। किसका एग्जांपल आता है हमारे पास? जो एग्जांपल आता है वो आता है रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन में? जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये फॉर्म करता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड एनर्जी। किसको फॉर्म करता है? ये एनर्जी को फॉर्म करता है। वापस समझिएगा मैंने क्या बोला? जो ग्लूकोज होता है ये होता है आपके पास ग्लूकोज। Respiration, during the respiration process glucose is oxidized and it produces water, carbon dioxide and energy. And energy, यहाँ काम की चीज क्या? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। and the reaction in which energy is produced, that reaction is known as the exothermic reaction. So respiration reaction is considered or example of exothermic reaction। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में और हर साल एग्जाम में किसी दूसरे तीसरे साल में पूछा जाता है। Why respiration is considered as exothermic reaction? Why respiration is considered is exothermic reaction? So exothermic reactions are those reactions in which energy is released, and in the same way when in the respiration process glucose is oxidized in presence of oxygen is formed water, carbon dioxide and energy, and
ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या क्या बात करी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन आज दो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, उसमें हीट एनर्जी चाहिए, यानी कि आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक कि वो मिनिमम एनर्जी नहीं होगी वो रिएक्शन मूव नहीं करेगी। दैट रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर इसमें डिक्रीज होता है, यानी कि ये टेम्परेचर गेन करती है, ये टेम्परेचर क्या करती है, गेन कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। और इसका एग्जांपल आता है आपके फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल कौन सा आता है आपके साथ, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। और किसकी प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। वी ऑल नो अवेयर अबाउट द क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि इनऑर्गेनिक मैटर से ग्रीन प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहां पे सनलाइट एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, सनलाइट यानी कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन लीफ क्या करती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लेते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को फॉर्म कर लेते हैं। इसको बैलेंस कर दीजिए, यहां 6 यहां 6 और यहां पे 6, इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस क्या होती है, बैलेंसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, बैलेंसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे जो अपकमिंग हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें बैलेंसिंग ही सीखेंगे। बैलेंसिंग होती क्या है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। पहले आप इधर आइए, मेरा टारगेट क्या है, एंडोक्राइन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। For example, photosynthesis process. In photosynthesis process, carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll forms glucose and oxygen. यहां पर सबसे काम की चीज क्या है, देखिए ये सनलाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी, ये सनलाइट एनर्जी इसने क्या करी, एब्जॉर्व करी। अगर ये सनलाइट नहीं होती तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, अगर ये सनलाइट नहीं होती तो ये रिएक्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत काम की चीज है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है आपके रेस्पिरेशन और एंडोथर्मिक का एग्जांपल है आपके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। गॉट इट। इसके इस चैप्टर के यहां तक के जितने भी नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले उनके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उसके बाद आप वीडियो की अंडरस्टैंडिंग लाइएगा। आपको मेरी गारंटी, हम आगे चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपका साइंस के चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, इसलिए आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नहीं तो नोट्स नहीं बनने वाले। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर ये रिएक्शंस आपने कैसे लिखी, इनको बैलेंस कैसे करा, आप यही चीज क्यों लिख रहे हो। ये बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल के लिए आपको एक्सेप्ट करनी है। जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे, जब हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके बाद हम ऑटोमेटिकली इन चीजों को क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए, गॉट इट। हमारे लेक्चर यस स्कूटर भी साथ में बच गया और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा आप सबका। जय हिंद, जय भारत।